ठीक है सर, ठीक है। चले सर, आउजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यार हमने लास्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडर का। आज हम उसी को एक स्टेप और आगे लेके चल लें। अच्छा, आज की क्लास पर हम क्या करेंगे सर? हम आज की क्लास में जर्नल एंट्रीज शुरू करने जा रहे हैं। क्या शुरू करने जा रहे हैं? जर्नल एंट्रीज, डन है। चलिए सर, अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि जर्नल एंट्री मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन मैं वो रेलेवेंट जर्नल एंट्रीज करा रहा हूँ जो मेरे लिए फिलहाल रेलेवेंट है। अगर मैं ये कहूँ सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीस, या डॉलर कह लें आप इधर, डॉलर 1000। सर आपने $1000 के गुड्स बीट्स दिए, तो सर इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए? मुझे बताएं। क्या ये कैश सेलिंग है? कैश सेल्स है सर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ऑन क्रेडिट। सर आपने क्रेडिट पर बेचा, डन है सर। तो सर मेरे पास यहाँ एंट्री क्या बनेगी? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 1000, डन है सर। सर व्हाट इफ ये सेल्स हुई, सेल ऑफ गुड्स हुई, सेल ऑफ गुड्स हुई अगर, कॉस्टिंग, सेल ऑफ गुड्स, कॉस्टिंग ना लिखें, सेल ऑफ गुड्स डॉलर 100 ऑन कैश। सर कैश पे सेल्स कर दी, सर इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए? सर आप कहेंगे कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यानी कि सर 100। ठीक है सर। अच्छा सर, तीसरी चीज, कस्टमर रिटर्न क्वालिटी गुड्स ऑफ डॉलर 300। सर 300 के गुड्स आपको वापस आ गए। सर आप इसकी क्या एंट्री, जनरल एंट्री बनाएंगे? सर आप कहेंगे रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट, 300 से, और आपके पास ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट 300 से। सर ये तीन जनरल एंट्रीज मैंने आपको बना के दिखाई हैं। क्या ये तीनों जनरल एंट्री 100% क्लियर है? तो मुझे बताएं, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। अगर ये तीनों जर्नल एंट्रीज 100% क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ। यस सर, 100% क्लियर है। सर मैं इन तीन जर्नल एंट्रीज को लेकर, मैंने कहा ये मैं बना रहा हूँ रिलेटेड टू सेल्स, जर्नल एंट्री रिलेटेड टू सेल्स। मैं इन तीनों जर्नल एंट्रीज से नेट सेल्स कैलकुलेट करने के मूड में हूँ। सर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर आप क्रेडिट सेल्स उठाएंगे, सर आप अमाउंट आएगी जिसको हम एक लफ्ज में कहते हैं कौन सी सेल्स? टोटल। सर आपने ड्यूरिंग द ईयर इतना सामान बेचा है, ठीक है सर। सर आप इसमें से मैं इसको बोलूंगा नेट सेल्स, डन है सर। अब मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे इस नेट सेल्स की गौर से सोच के बताइएगा,
गौर से सोच के बताइएगा, क्या मुझे इस नेट सेल्स की कुछ एंट्री बनाने की जरूरत है? गौर से सोच के बताइएगा, क्या मुझे इस नेट सेल्स की कोई एंट्री बनाने की जरूरत है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आपका क्या जवाब होगा? Do I have to prepare an entry for this net sales? No, sir, we don't have to prepare. Why, sir? Why? Sir, because we already recorded three journal entries. So ये according to that ये adjust हो जाएगी। मतलब सर, मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल 1000 से डेबिट हुआ। ठीक है। कैश सेल्स मेरे पास आई, क्रेडिट सेल्स थी 100 रुपए की। सर मेरे पास टोटल जो सेल्स हुई वो हुई 1100 की। सर आउट ऑफ दिस 1100, 300 मैंने वापस कर दिए। तो सर मेरे पास नेट सेल्स कितने की बचेगी? अगर आप सारी चीजें कर करा के चेक करेंगे तो ये बचेगी 800 की। सर यही तो आपका एडजस्टेड बैलेंस होगा। यही तो आपका एडजस्टेड बैलेंस होगा। सर अगर आप यही चीजों को सेल्स के अकाउंट में एडजस्ट करेंगे तो वो सेल्स का अकाउंट भी ऐसे ही तो बनाएगा। अब मैं अगर आपको इसको भी और डिटेल मैं आपसे ये कहूँ कि अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। सर यहां तक अगर कोई परेशानी है तो मुझे क्लियर करें। नहीं है सर? प्लीज मुझे बता दें। सर अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मैं रेलेवेंट रेलेवेंट अकाउंट बनाऊंगा ओनली। अगर मैं ये कहूं आप मुझे एक सेल्स का अकाउंट बना दें और आप मुझे एक सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना दें, है ना? तो सर ये मुझे बन जाएगा क्या? आप बनाकर दे सकते हैं? सर आप बोलेंगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं बना के दे सकते। सर मैं सेल्स को क्रेडिट करूंगा ट्रेड रिसीवेबल से 1000, और सर मैं कैश से 100। सर मेरे पास बैलेंस हो जाएगा ये। और सर ये अमाउंट कहाँ पर जाएगा? मैंने आपको बताया था, जब हम छोटे छोटे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये अमाउंट कहाँ जाता है, PNL प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर क्लोज हो जाता है ऐसा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर 1100 से क्लोज हो जाएगा। डन है सर, ये मैंने आपको बताया था ना, PNL में जाके क्लोज हो जाता है ये सेल्स का अकाउंट। सर इसी तरह मैं आता हूँ रिटर्न इनवर्ट्स के अकाउंट पर। रिटर्न इनवर्ट्स के अकाउंट पर सर मैंने आपसे कहा था रिटर्न इनवर्ट्स को हम डेबिट कर देते हैं, और सर हम उसको क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के रेफरेंस से रिटर्न इनवर्ट हमारे पास डेबिट हो जाएगा। रेफरेंस आएगा ट्रेड रिसीवेबल 300 से। एंड देन सर इस अकाउंट का क्या होगा? सर ये भी क्लोज हो जाएगा PNL के रेफरेंस से। मैं पूरा बेसिक पर ले आया दोबारा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस के रेफरेंस से ये भी क्लोज हो जाएगा। अब सर अगर मैं आपसे ये कहूं, गौर से देखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा। अगर मैं आपसे ये कहूं, गौर से देखिएगा प्यारे भाई, गौर से देखिएगा प्लीज। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो सर आप देखेंगे कि यार प्रॉफिट एंड लॉस में एक अमाउंट गया 1100 का, एक अमाउंट हट गया डेबिट से 300 का। तो सर नेट इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना पड़ना चाहिए? 800 बढ़ना चाहिए। सर देखें, हमने यहाँ पर 800 प्रॉफिट एंड लॉस में बढ़ा भी दिया। दैट्स ऑल अबाउट सेल्स, दैट्स ऑल अबाउट सेल्स। अब अगर मैं एक प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट लेकर चलूं, मैं आपको प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी लेकर चलूं, मैं आपसे कहता हूं मोहम्मद शाह, ये कौन है? सोल ट्रेडर। मैं इनकी क्या बनाने जा रहा हूं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बताया था यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड क्यों आता है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एज एट क्यों नहीं आता। तो हमने यहाँ पर सीखा तीन चीजें। मैंने यहाँ कहा, मैंने कहा यार सेल्स का एक अमाउंट आना चाहिए, ठीक है, इसमें से लेस होना चाहिए रिटर्न इनवर्ट्स। मैंने सेल का अमाउंट लिखा, इसमें लेस कर दिया रिटर्न इनवर्ट्स। ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई क्या, नेट सेल्स। मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जोड़ूंगा और एक पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पर रख दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है। छोटे 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 करके एरिया समझेंगे, आखिर तक उसको अगर क्लोज कर देंगे सारी चीजों को मिलाकर। डन है मिस्टर जिब्रान भाई, मेरे दोस्त? प्लीज मुझे बताएं, क्लियर हो गई बात? बता दें भाई प्लीज, आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है सर, जबरदस्त। अब बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे। सर अब हमने क्या देख लिया, सर हमने देख लिया सेल्स की सारी कहानी देख ली फिलहाल के लिए। सर यहाँ पर पेज ऐड करते हैं, ऐड पेज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आए सर, अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, और अब हम बात करते हैं किसकी, परचेजेस की। सर परचेजेस ऑन क्रेडिट, सर क्या एंट्री बननी चाहिए, मैंने आपसे कहा था, बताया मैं इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए परचेजेस की। मैंने कहा था यार आप एक काम करिएगा, सीधा सीधा हमने बचपन में जो एंट्री सीखी थी, मैं बोल रहा हूँ वही एंट्री लेकर चलेंगे। जो हमने बचपन में एंट्री सीखी थी वही एंट्री लेकर चलेंगे। परचेजेस डेबिट 3000 से, और ट्रेड पेबल क्रेडिट 3000 से। डन सर। कैश परचेजेस गुड्स, कैश परचेजेस कॉस्टिंग $1000। सर 1000 की कैश परचेजेस कर ली, परचेजेस डेबिट 1000 से, कैश क्रेडिट 1000 से। सर रिटर्न फॉल्टी गुड्स, अब ये है अच्छी एंट्री, रिटर्न फॉल्टी गुड्स कॉस्टिंग $200। सर इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए, सर इसकी एंट्री बननी चाहिए, जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी वो खत्म करेंगे, ट्रेड पेबल को डेबिट कर देंगे 200 से, और क्या करेंगे सर, और ये करेंगे कि परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट कर देंगे 200 से। सर यहां तक अगर सारी बातें क्लियर हो गई तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं यहाँ पर दो रेलेवेंट और अकाउंट बनाऊं। सर आए सर, एक और अकाउंट बनाते हैं। सर एक अकाउंट बनेगा यहाँ पर, दिस परचेजेस का अकाउंट, और सर एक अकाउंट बनेगा यहाँ पर ट्रेड पेबल का अकाउंट। और ये अकाउंट थोड़ा सा छोटा होगा, ट्रेड पेबल का नहीं, सॉरी, बड़ी माजरत। सर ये बनेगा
हमारे पास रिटर्न का अकाउंट। सर देखिएगा प्लीज, मैं कहता हूँ परचेजेस और मैं कहता हूँ रिटर्न आउटवर्ड्स। सर मैंने एक दफा क्रेडिट यानी कि ट्रेड पेबल के रेफरेंस से, एक दफा कैश के रेफरेंस से परचेजेस को डेबिट किया था। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ट्रेड पेबल और कैश, ट्रेड पेबल के रेफरेंस से 3000 और कैश के रेफरेंस से 1000। सर मेरे पास टोटल इम्पैक्ट पीएनएल पे कितना जाएगा? वो जाएगा 4000 का। इज दैट क्लियर? और सर सेम इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड्स का क्या केस है? सर रिटर्न आउटवर्ड मेरे पास होगा क्रेडिट, ट्रेड पेबल होता है मेरे पास डेबिट, सही है। रिटर्न आउटवर्ड हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा सर। रिटर्न आउटवर्ड्स क्रेडिट हो जाएगा, रेफरेंस आएगा ट्रेड पेबल अमाउंट था 200, और यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए आ जाएगा पीएनएल 200 से। डन है सर। सर अब अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि मैं नेट परचेजेस कैसे निकालूंगा, किसी ने मुझसे ये पूछा कि भाई नेट परचेजेस कैसे निकालोगे, तो आप ये कहेंगे नेट परचेजेस कैसे निकालोगे, तो आप ये कहेंगे भाई एक काम करो, कैश परचेजेस को उठाओ, क्रेडिट परचेजेस को उठाओ और लेस कर दो रिटर्न आउटवर्ड्स को। सर मेरे पास क्रेडिट परचेजेस थी 3000 की, कैश परचेजेस थी 1000 की, 200 की मेरे पास ये थी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3800 का मेरे पास नेट परचेजेस आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? सर यहां तक की कोई परेशानी? सर मैंने अब तक क्या सिखा दिया आपको? मैंने आपको सिखा दिया कैश परचेजेस की क्या कहानी होती है, क्रेडिट परचेजेस की क्या कहानी होती है, और उसका टी अकाउंट कैसे राइट डाउन करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कोई परेशानी? प्लीज मुझे बता दें। सर अब मैं आपको ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। अपने पास हेडिंग डालिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। अपने पास हेडिंग डालें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर अब ना समझने की प्लीज कोशिश कीजिएगा। ये टॉपिक ऐसा है कि बस ये अगर समझ में आ जाए ना आपको, फिर मैं थोड़ा सा, अब मैं फिर आपको वाइंड अप करा दूंगा चीजें, फिर हम सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। बस ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। ठीक है? इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ना कंपोनेंट्स होते हैं।
सही है। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, एक होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर मैंने लास्ट क्लास में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दिया था थोड़ा बहुत कि ये होता क्या है। सही है। मैंने कहा था यार ये ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होता है, मैंने आपको ये बात बता दी थी। अगर मैं इसको उठाकर नीचे ही ले आऊं, हाँ इस वाले पूरे हिस्से को हमें उठाना पड़ेगा। सर ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी। और सर आप इसको पूरा यहाँ से कट भी कर दें। डन सर, कट। इस चीज को आप ले जाएं ऊपर, यहाँ आ सकता है तो इधर ही आएगा। चलिए सर, उसको हमने कर दिया कॉपी। अच्छा, उसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा। सर ये आपको ये वाली चीज याद है जो मैंने आपको ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री बताया था कि क्या होता है? प्लीज मुझे बताइएगा। 1 मिनट रुका जरा, मैं पहले इसको सेट कर दूं, फिर हम करते हैं डिस्कशन। जी सर, मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, मैंने आपको बताया था परचेजेस क्या होती है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और सर क्या, और सर परचेजेस। ये तीन चीजें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब गौर से समझिएगा, अब आपने ना एक चीज को गौर से समझना है। मैं कहता हूं सर, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं, चले, देखिए मैं ये कहता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होती है ओपनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट को बढ़ाती है कम करती है, मुझे बताएं, गौर से समझिएगा। सर ये लास्ट ईयर के ये जो कॉस्ट है ओपनिंग इन्वेंट्री, सर ये लास्ट ईयर क्या चार्ज हुई होगी? नहीं सर, लास्ट ईयर तो ये बच गई होगी, इस साल बची, इस साल बाकी है, लास्ट ईयर ये रिमेनिंग होगी। ठीक है, लास्ट ईयर ये रिमेनिंग होगी। ठीक है, लास्ट ईयर ये लेफ्ट ओवर होगी। तो लास्ट ईयर की कॉस्ट का पार्ट बनी होगी ये, मुझे बताएं। लास्ट ईयर की कॉस्ट का पार्ट बनी होगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बनी होगी। सर जब ये लास्ट ईयर की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनी होगी तो फिर सर अब क्या करेंगे, हम इसको करंट ईयर में कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। सही है सर। फिर मैंने कहा यार मैंने की है क्या, परचेजेस। सर मैं इस परचेजेस को भी करंट ईयर की कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा। सर फिर वो कहता है, स्टैंडर्ड कहता है आपको एक काम करो, जो तुमने परचेजेस किए ना इस पर तुम्हें एक खर्चा हुआ होगा, उसको तुम बोलो क्या, कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट्स, सर कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है, जरा मुझे ये समझा दें। देखिए भाई, कैरेज इनवर्ट्स वो खर्चा होता है, कैरेज इनवर्ट्स वो खर्चा होता है सर, जो कि आपको कस्टमर के पास, कस्टमर की दुकान से कस्टमर के पास से अपने पास लाने में खर्चा हुआ, वो कहलाता है कैरेज इनवर्ट्स। वो कहता है इस कैरेज इनवर्ट्स को भी पार्ट बनाओ कॉस्ट का। ठीक है, वो कहता है इस कैरेज इनवर्ट्स को भी पार्ट बनाओ कॉस्ट का। तो मैं परचेजेस में क्या ऐड कर दूं? सर वो कहता है परचेजेस में तुम कैरेज इनवर्ट्स भी ऐड कर दो। सर फिर वो कहता है एक और चीज। वो कहता है यार एक काम करो, यहाँ पर देखो, कोई रिटर्न ऑफ गुड्स भी हुआ होगा। सर क्या रिटर्न ऑफ गुड्स होता है? सर वो कहता है यार देखो, रिटर्न ऑफ गुड्स भी हुआ होगा। हमने कहा चलो अच्छा देख लेते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स भी हुआ होगा। डन है।
तो वो कहता है रिटर्न आउटवर्ड्स भी हुआ होगा। तो परचेजेस, मैंने आपसे कहा था रिटर्न आउटवर्ड्स को मैं परचेजेस से हटा देता हूँ। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड हुआ है उसको परचेजेस से हटा देते हैं। सर ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं इस परचेजेस में, ठीक है। फिर वो कहता है आउट ऑफ दिस परचेजेस, आउट ऑफ दिस परचेजेस क्या हुआ, कुछ ड्राइंग हो गई। अच्छा ये ड्राइंग्स क्या होती है? सर वो कहता है ओनर ने ना, ओनर ने ओनर ने कुछ गुड्स ड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज, गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। तो सर वो भी हटाओ, क्योंकि वो बिजनेस के कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो बिजनेस के कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो वो कहता है यहां पर लिखो ड्राइंग ऑफ गुड्स, इसको भी हटा दो। तो वो कहते हैं जब तुम ये सारी चीजें कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास एक अमाउंट आ जाएगी जो कि तुम्हारी कहलाएगी परचेजेस, टोटल परचेजेस। सही है। आपने क्या किया, ओपनिंग इन्वेंट्री इसमें ऐड किया परचेजेस, ऐड किया कैरेज इनवर्ट्स, लेस किया रिटर्न आउटवर्ड्स, लेस किया ड्राइंग ऑफ गुड्स। तो वो कहता है जब तुम ये दोनों काम कर लोगे ना, वो क्या कहता है जब तुम ये दोनों काम कर लोगे, वो क्या कहता है आपको, जब तुम ये सारे काम कर लोगे, इन सारी चीजों को ऐड और लेस कर लोगे, तो तुम्हारे पास ना कुछ बचेगा। रुक जाए उसको भी देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। सर देख लेते हैं हमारे पास क्या बचेगा अभी। ये बचा सर, इन वो कहता है इन दोनों को सम करो, ओपनिंग इन्वेंट्री और एडजस्टेड परचेज को सम करोगे, तो तुम्हारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर आपके पास ये टोटल चीजें आएंगी जो कि आपके पास अवेलेबल थी सेल करने के लिए। ये इतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल था सेल्स करने के लिए। वो कहता है इसमें से तुमने पूरा थोड़ी सेल किया होगा, इसमें से आपने कुछ बचाया भी होगा। तो वो कहता है निकाल लो, हटा दो, लेस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपके पास एक अमाउंट बचेगी जिसको हम आम तौर पे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये बात समझ आती है, यहां तक अगर समझ में आई तो मुझे बताएं, फिर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं आपको, आप मुझे ये कहें कि सर आप मुझे इसको यूनिट्स में रखकर समझाएं, सर मैं आपको ये सारी चीजें यूनिट्स में रखकर समझाता हूँ। देखिएगा, वैसे कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। कॉपी करते हैं इसको, यहाँ रखते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा अज्यूम करो ओपनिंग इन्वेंट्री है 5 लाख यूनिट्स की, ठीक है। वो कहता है अच्छा ये यूनिट्स में नहीं रखते, हम इन टोटल रखते हैं, हाँ ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। वो कहता है 5 लाख इन्वेंट्री है आपके पास, 5 लाख यूनिट्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है। वो कहता है आपने 10 मिलियन की यूनिट्स को खरीदा, ठीक है। 10 मिलियन, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, ये यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करते हैं। अरे भाई, इन यूनिट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली, डन है सर। फिर वो कहता है 10 मिलियन के आपने सामान खरीदा, उसमें से आपको खर्चा लगा 2 लाख का, कैरेज इनवर्ट्स लग गया सर, आपने इसको ऐड कर दिया। सर आउट ऑफ दिस 5 लाख फॉल्टी गुड्स निकल गए, सर आपने वो भी हटा दिया। सर और क्या हुआ, सर और ये हुआ, और ये हुआ कि सर मेरे पास 7 लाख के ड्राइंग ऑफ गुड हो गई। ओनर ने इन सारी चीज को ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा?
हाँ जी, 10 मिलियन। और इसको करें अगर हम जल्दी से, 1 मिनट दीजिएगा बस, मैं करता हूँ फटाफट। सर जल्दी जल्दी, 10,000 +200 -500 और -700, तो सर ये 9 मिलियन बन जाएगा। ये मेरे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर वो कहता है अज्यूम करो मैं इसमें से 1 मिलियन की इन्वेंट्री बचा कर बैठ गया, तो सर मेरे पास टोटल अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बचेगा? सर ये बचा 8 मिलियन का कॉस्ट उस गुड्स का जो मैंने गुड्स बेच दिया। यही तो कह रहा है, कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो उन गुड्स की कॉस्ट जो आपने बेच दी। यानी कि सर मैंने अब 8 लाख वाले यूनिट्स ऐसे थे जिनको मैंने बेच दिया, जिनको मैंने बेच दिया। 8 लाख वाले यूनिट ऐसे थे जिनको मैंने बेचा है अभी। ये बात समझ आती है? प्लीज मुझे बताएं। सर ये बात समझ आ रही है? डन है सर। अब अगर मैं एक बात कहूं, यहां पर अगर मैं रख दूं सारी चीजों को एज इट इज, लेस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी एक अमाउंट की, फिर मैंने परचेजेस की कुछ, फिर मैंने कैरेज इनवर्ट्स कुछ किया, फिर रिटर्न कुछ हुआ, फिर ड्राइंग कुछ हुई, और सर ये सारी चीजें मैंने की तो मेरे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसको मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ। सर आउट ऑफ दिस मैंने कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखी थी, वो मैंने हटाई। तो सर ये मेरे पास आ गई सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, इसको उधर ले जाते हैं। डन है सर। और सर जब मैंने ये सारी चीजें करी तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर रख दूंगा इधर, और मैं यहाँ पर इसको लेस कर दूंगा सेल्स से। जब मैं इसको लेस करूंगा सेल्स से, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास जो चीज आएगी उसको मैं पता है क्या बोलता हूँ? उसको मैं बोलता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। डन है सर। ये मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको मैं कहता हूँ जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। यहां तक जब मैं पूरी चीजें कर लूंगा, तो ये मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट। सर मैंने क्या किया, मैंने ना जो सारे काम कर करा के मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ। देखिए अभी तो बहुत सारे खर्चे और भी हुए होंगे सर। कौन कौन से खर्चे हुए होंगे? सर अगर मैं आपसे ये कहूं, मुझे एक बात बताएं, क्या बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया होगा? हाँ सर बिल्कुल आया होगा। सर क्या मैंने उसको केटर कर लिया? नहीं सर, आपने वो केटर नहीं किया। सर बिजनेस पर वेजेस आई होगी, सैलरीज पे की होगी। सर क्या मैंने उसको केटर कर लिया? नहीं सर, मैंने उसको भी केटर नहीं किया। तो सर मैंने अभी सिर्फ किन चीजों को केटर किया? मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी उन चीजों को केटर किया जो कि मेरे पास ट्रेडिंग, मैंने सामान खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदने और बेचने से जो मुझे प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को मैंने क्या नाम दिया? ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जीपी। अभी मैंने इसमें क्या नहीं इनकॉर्पोरेट किया? अभी मैंने इसमें एक्सपेंसेस और इनकम को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, आसान बात है। मैं इनकम और एक्सपेंसेस को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ? नीचे ऐड करूंगा इनकम को, लेस करूंगा एक्सपेंसेस को, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अभी मेरे पास कौन सा प्रॉफिट आया? ग्रॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस एंड इनकम है, अदर देन ट्रेडिंग। लेकिन क्या परचेजेस एक्सपेंस है? हाँ है, लेकिन वो ट्रेडिंग एक्सपेंस है। ठीक है। अदर देन ट्रेडिंग एक्सपेंस कौन सा होगा? वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रेंट हो गया। ये अदर देन ट्रेडिंग इनकम और एक्सपेंसेस है। सर ये बात समझ आती है? कुछ पूछना है तो पूछें।
इसके बाद मैं आपको सिर्फ 4 चीजें सिखाऊंगा। नहीं सर, कुछ भी नहीं पूछना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लेने। अगर आपने इसको कॉपी कर लिया तो कॉपी कर लें, वेरी गुड। आज की क्लास को मैं यहीं पर ही रोकता हूँ सर। आई होप चीजें समझ में आ जाएंगी। डन है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना समझ में आया। याद रखें, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। याद रखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये फॉर्मेट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ये है फॉर्मेट पूरा, यहां से लेकर यहां तक, इनफैक्ट यहां तक। ये पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट है। डन सर। चले।